हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो अपनी रफ नोटबुक निकाल लो, क्योंकि फिर से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। नाउ जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोलूंगा, क्वेश्चंस आपके द्वारा किए जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग अपना हाथ नहीं चलाओगे, जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। वीडियो को देखने से कोई खास फायदा होने नहीं वाला। पेपर आ चुका है और आई गेस आप लोग अगर वीडियोस देखने की आदत डाल चुके हो तो छोड़ दो, पढ़ लो, लिख लो खुद से। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, समझने हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और उसके लिए देखो, एडवांस में भी ऐसे बड़ी बड़ी सी स्टेटमेंट्स आती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि स्टेटमेंट पढ़ने से पहले बच्चे थक जाते हैं, पूरी खत्म होने से पहले ही। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तो भूल जाते हैं ऊपर क्या दिया हुआ था। वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप बहुत ही ना मतलब ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करोगे। और जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो आप लोग लिख लिया करो ना साइड में, रफ शीट तो है ही आपके पास, तो साइड में लिख लिया करो ताकि आप लोगों को इशू ना आइए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ YDSC सेटअप, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट पेन। तो हमें कैपिटल डी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर दी हुई है। Having slits S1 and S2 at a distance 2 mm apart, small d की वैल्यू 2 mm दी हुई है। स्लिट S1 is covered by transparent sheet of thickness T1, जो S1 है वो T1 से है और ये T1 की वैल्यू 2.5 माइक्रोमीटर है। S2 is covered by similar sheet of thickness T2 which is 1.25 माइक्रोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द शीट मटेरियल इज 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दिया हुआ है, इसको हम लोग न्यू ही लिख लेंगे। नाउ वाटर इज फिल्ड बिटवीन स्लिट पेन एंड स्क्रीन। ये जो रीजन है यहाँ पे पानी भर दिया गया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 4/3 एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ, अच्छा लाइटर ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट नॉर्मली लाइट ही है, लाइटर नहीं है। ऑन स्लिट पेन, फाइंड रेशियो ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट द स्क्रीन सेंटर C to the maximum intensity on the screen. Assume intensity of the light on the screen due to both the slit is equal. तो दोनों स्लिट से अगर इक्वल इंटेंसिटी आ रही है, हमें बताना है कि जो स्क्रीन का सेंटर है C, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन की मतलब C पे जो इंटेंसिटी है और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उनका रेशियो हमें बताना है। तो रेशियो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सी चीज है। देखो, आपको C पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस कितना है, और फेज डिफरेंस अगर आपने निकाल लिया है, पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर दोनों से इंटेंसिटी I0 है तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो 4I0 होती है, और आपको इन जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। और यहां पे जो सारा चक्कर है वो यही है कि आपको बताना है कि जो C पॉइंट पे इंटेंसिटी है और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू 4I0 है, इनका रेशियो कितना होगा, और वो रेशियो cos स्क्वायर 5/2 के बराबर हो जाएगा। और ये रेशियो बस आपको फाइंड करना रहेगा। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है कि जैसे इसने पूछा है कि C पॉइंट पे रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट स्क्रीन सेंटर C टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो I/IC पूछ रहा है, IC/4I0 पूछ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या होगा कि पार्ट डिफरेंस निकालना। पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे कि एक लाइट रे यहां से आएगी, एक लाइट रे यहां से आएगी। अब ये जो दोनों लाइट रेज आएंगी, इनमें क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उनका अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस की जहां तक बात है, देखो क्या होगा कि S2 से C तक वेव जाएगी और S1 से C तक वेव जाएगी। मैं मान लेता हूं कि सारा का सारा मीडियम एक बार वाटर है, बाद में पूरे के पूरे को एयर में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर आपको कन्वर्जन याद नहीं है तो हमेशा आप ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V के बराबर होता है। V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, तो F लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय F लैम्डा इन मीडियम। तो यहां से आपके पास F से F कट जाएगा और लैम्डा इन मीडियम आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कभी भी आपको किसी मीडियम में वेवलेंथ चाहिए हो तो एयर के वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लैम्डा एम आ जाएगा, मीडियम में वेवलेंथ आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो हमें चाहिए वो ये है कि ये दोनों वहां पर पहुंच रहे हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर आप देखो ध्यान से, एक स्लिट आने से जो एक्स्ट्रा पाथ आता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो होता है ν-1 × T।
लेकिन वो जो न्यू होता है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अगर उसको एयर में रखा जाए। ये जो ग्लास है ये वाटर में रखा गया, लेट्स से इसको मैं ग्लास ही ले लेता हूं, न्यू जी ले लेते हैं। ग्लास को वाटर में रखोगे तो आप न्यू -1 इंटू टी नहीं लिखोगे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू टी लिखोगे। ये आपके पास एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, S1C में एक एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा, S2C में एक एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा। वो कितना कितना होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा S1C प्लस में न्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू T1, ये आपके पास S1C आ गया, माइनस S2C प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू टी आ जाएगा। अब इसमें अगर आप डेल्टा एक्स लिखोगे आ जाएगा S1C माइनस S2C, और ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये T1 था और ये T2 था ना, आई गेस पहले वाला T1 था, दूसरे वाला T2 था। तो ये दोनों कॉमन ले लोगे तो T1 माइनस T2 बच जाएगा, और ये फैक्टर कट जाएंगे तो हमारे पास वो डेल्टा एक्स आ गया। आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है, पार्ट डिफरेंस आ गया। अगर आपको फेज डिफरेंस चाहिए तो डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और 2 पाई बाय लैम्डा इन वाटर इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास ये आएगा फाइनल, क्योंकि जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिया तो मैंने ग्लास को वैक्यूम में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने ग्लास को वाटर में कन्वर्ट किया। जैसे हम जब लिखते हैं ना न्यू -1 इंटू टी, हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम -1 इंटू टी। तो वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। अब जब मैंने ये लिख दिया तो मैंने सब वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब है तो ये वाटर में, इसको मुझे एयर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो लैम्डा इन मीडियम इज लैम्डा इन एयर अपॉन न्यू, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा इन एयर इंटू न्यू इंटू डेल्टा एक्स। तो आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछा है, इसे लैम्डा की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो लैम्डा को ऐसे रखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू न्यू। न्यू की वैल्यू जो है हमारे पास इस बार आएगी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा 4/3 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू T1 माइनस T2। ये हमारे पास आ गया डेल्टा फाई। और फेज डिफरेंस अगर आ गया, ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको रेशियो निकालना है। वेवलेंथ आपको 5000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, तो आपको जब I at C डिवाइडेड बाय 4I0 निकालना है, विच इज I मैक्सिमम बेसिकली, वो हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2। तो आप लोग जब फेज डिफरेंस निकालोगे, फाई की वैल्यू निकालो 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई लैम्डा इज 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, या फिर ऊपर ले जाता हूं इसको मैं, इंटू 10 टू द पावर 10 आ जाएगा, इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 1.4। 1.4 को मैं 14/10 या फिर 7/5 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 4/3, तो आ जाएगा 21/20। और ये -1 करोगे, ये आ जाएगा 1/20। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इज, ये फैक्टर 1/20 लिखा हुआ है, 1/20 इंटू T1 माइनस T2। T1 2.5 है, 1.25 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 1.25 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 125/100 माइक्रोमीटर को 10 टू द पावर -6 लिख दो। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है। अब मुझे बार बार पीछे जाके आगे आना पड़ रहा है, आपके सामने स्क्रीन में लिखा होगा और आपको रफ नोटबुक में करना होगा, रफ शीट पे करना होगा, तो आपको बार बार आगे पीछे नहीं होना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, 25 5 25 4 4 से 4 कट जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा, और 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 10 सब कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 से 5 कट जाएगा, तो इकलौता 3 बचा है और ये पाई बचा, तो आ जाएगा पाई/3 के बराबर।
तो अगर फाई की वैल्यू पाई बाय 3, अगर आपको रेशो चाहिए था तो आपके पास IC बाय आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, कॉस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, तो आ जाएगा 3:4। सिंपल, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नाउ इसमें जो चीज आपको जरूरी ध्यान रखने वाली है वो ये है, दिस फैक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे तो आप कंफ्यूज हो गए। अगर आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज नहीं करते, मतलब आप लैम्डा इन एयर ही डायरेक्ट लिख देते, तो वो न्यू वाला फैक्टर नहीं आता, न्यू वाला फैक्टर नहीं आता, तो ये 4/3 जो लिखा है नहीं होता। अगर ये 4/3 नहीं होता तो हमारे पास ये 4 नहीं कैंसिल होता, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते, 3/4 यानी कि π/4 आ जाता फेज। फेज π/4 आने से आपके पास फिर जब 5/2 करते तो 5/8 हो जाता, फिर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते उसको ढंग से, और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ध्यान रखने वाली चीज मैंने आपको नोट करा दी है, बाकी चीजें आप लोग फिर भी कर लोगे। दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर कोई भी स्लैब, ग्लास स्लैब एयर में ना होकर वाटर में है और उसकी वजह से पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो इट्स जस्ट लाइक दिस। मैं यहां पे बना दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों का याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में देखो बहुत ज्यादा वेरिएशंस तो है नहीं, यही सब चीजें आती हैं, है ना। तो अगर ये वाटर में है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल वैक्यूम, पूरा का पूरा वैक्यूम ना लेकर अगर आप ये लेते हो, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब आपको कहा जाए कि इसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स will be refractive index of glass with respect to water -1 into T, where T is the thickness। ठीक है, बट ये जो पाथ डिफरेंस है या फिर ये जो बात कर रहा है ये वाटर में है, दिस पाथ डिफरेंस इज इनसाइड द वाटर, दिस पाथ डिफरेंस इज इनसाइड द वाटर। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं वन ऑफ द वे आपको बता रहा हूं कि कैसे ध्यान रख सकते हो आप लोग। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में आया था और काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट काफी बच्चे नहीं कर पाए बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखता है। तो दिखने और करने में बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन हो सकता है कई बार 5 लाइन के ही हो, ज्यादा क्वेश्चन टफ भी ना हो, पर आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो करना है वो ये है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब आई विल सजेस्ट पॉज करो, रीड करो, सॉल्व करके देखो, ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए बिना ज्यादा मेहनत किए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट विद स्लिट S1 एंड S2 इज इमर्स्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है एज शोन इन द फिगर। तो वह आधा डिप किया हुआ है। The position of maxima on the surface of water are given by x square is equal to p square m square lambda square minus d square, where lambda is the wavelength of the light in air. Refractive index 1 दिया हुआ है, 2d is the separation between the slits दिया हुआ है, and m is an integer दिया हुआ है। The value of p is, हमें p की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि एक वेव यहां से आएगी, एक वेव वाटर से आएगी, तो जो ये डिस्टेंस चलेगी वो तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा L एज इट इज रहेगा, लेकिन जो ये डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स L। तो जब आप वाटर में जो वेव चल रही है उसको कन्वर्ट करोगे वैक्यूम में, तो वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलती, इतना टोटल डिस्टेंस चलती है, न्यू टाइम्स L मान लो या n टाइम्स L, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये सारी चीजें अगर आप कंसीडर करते हुए चलोगे तो आप कहोगे देखो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 4/3 है, तो जो भी है, एक बार इसने कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4/3 है, एयर का 1 है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा NL माइनस L विच इज n-1 इंटू L, और इसको आप लिख सकते हो n-1 टाइम्स रूट ऑफ d² प्लस x²।
ठीक है। ये जो पार्ट डिफरेंस है, इसने कहा है कि द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर गिवन बाय दिस वेयर m इज एन इंटीजर। तो ये जो है ये m लैम्डा के बराबर है, क्योंकि मैक्सिमा की बात कर रहे हैं और मैक्सिमा में हम पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा रखते हैं। इसने n की जगह m इंटीजर लिया है, तो मैं इसको m लैम्डा रख रहा हूं और इसको हमें स्क्वायर करना और कुछ नहीं करना। तो आ जाएगा m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालू, वो आ जाएगा एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ओवर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज n? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। 4/3 माइनस 1 1/3 होगा। 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और कुछ इसी प्रकार की इक्वेशन आपके सामने यहां पर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 9 हो जाएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 9 के बराबर आ गई। तो पी कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। ठीक है। अगर आपको छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी, पता होंगी कि पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, या फिर सिंपल ज्योमेट्री क्या है, और जैसे छोटी छोटी चीजें होगी, मीडियम चेंज होने पे पाथ डिफरेंस कितना, मतलब पाथ जो होता है ऑप्टिकल पाथ वो कितना होता है, ये सब चीजें ध्यान रखोगे ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है एडवांस करते, क्योंकि ये सब चीजें तो आती हैं, आती रहती है इनफैक्ट। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अगेन आई विल सजेस्ट, अगर आप लोगों ने खुद से नहीं किया था तो पॉज करो, एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड करो, एक बार दोबारा सॉल्व करो। और ज्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, सॉल्व कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान रहेगा क्या क्या किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, जैसे आप देख रहे हो एडवांस का क्वेश्चन है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन लिखा बहुत ज्यादा होता है उन लोगों ने। एडवांस वाले लोगों को ये रहता है, मतलब आईआईटी के प्रोफेसर्स को रहता है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दे हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन चाहे टफ हो चाहे इजी हो, एक्सप्लेनेशन पूरी पूरी देंगे आप लोगों को, और उसी एक्सप्लेनेशन में आप लोग घूम जाते हो जनरली। तो रहेगा क्या, ध्यान समझो। एक बार पॉज करो वीडियो, रीड करो ये क्या बोल रहा है, समझो इसको पूरा का पूरा ध्यान से कि भाई अच्छा ये है फिर ये है फिर ये है, समझ में आ जाए, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि while conducting the Young's double slit experiment, a student replaced the two slits with a large opaque plate in the xy plane containing two small holes that acts as a two coherent point sources S1 and S2। तो xy प्लेन उनका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें S1 और S2 दो पिन पॉइंट सोर्सेज हो गए, और इसने कहा है कि एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर होगी। ठीक। द स्टूडेंट मिस्टेकनली प्लेस्ड द स्क्रीन पैरेलल टू XZ प्लेन। XZ प्लेन के पैरेलल एक स्क्रीन रख दी गई है फॉर Z ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब Z ग्रेटर देन मतलब ऊपर ऊपर, ये नीचे नहीं है स्क्रीन। एट डिस्टेंस D इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट है S1 S2 का, उससे 3 मीटर दूरी पर रखी गई है। As shown schematically in the figure, the distance between sources is 0.6003 millimeter. The origin O is at intersection of the screen and the line joining SS1। ठीक है, हमें दिख रहा है origin कहां पर है। Which of the following are true of the intensity pattern on the screen? Okay. Hyperbolic bright and dark band with foci symmetrically placed about O in the X direction. Okay. Semicircular bright and dark band centered at O. Okay. The region very close to the point O will be dark। ठीक है। Straight bright and dark band parallel to the axis। ठीक है, पहली बात तो हाइपरबोला, सेमी सर्कुलर या स्ट्रेट ब्राइट। हमें तो पहले शेप के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। शेप की जहां तक बात है वो ऐसा है कि सामने स्क्रीन है, यहां पे दो सोर्सेज ऐसे हैं, आपको लोकस चाहिए उन पॉइंट्स का जहां पे पाथ डिफरेंस सेम रहे। मैक्सिमा के लिए भी सेम रहेगा, जैसे मैक्सिमा के लिए अदर लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा। तो ऐसा पॉइंट जिसका
एक्स वाई स्क्रीन, एक्स जेड जो प्लेन है उसमें जो है वो पाथ डिफरेंस सेम है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज है, आप ऐसे मान लो कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है और इस तरीके से स्क्रीन रखी गई है। ठीक, अब अगर आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी सोचोगे ना, मान लो मैं कोई पॉइंट लेता हूं यहां पर Z एक्सिस पे, तो S1 से एक वेव आएगी और S2 से एक वेव आएगी। इनका जो भी पाथ डिफरेंस होगा, जितना भी होगा मुझे नहीं पता, जितना भी पाथ डिफरेंस होगा उतना सेम पाथ डिफरेंस क्या किसी भी और पॉइंट पे कहीं पे भी हो पाएगा? इस लाइन पे नहीं हो पाएगा। तो दूसरी जगह कहां पॉसिबल है? दूसरी जगह ऑब्वियसली पॉसिबल है कि अगर आप यहां से यहां पर आते हो इस पॉइंट पे, या फिर यहां से यहां आते हो इस पॉइंट पे, तो इस सेमी सर्कुलर आर्क पे आप कहीं भी चले जाओ, लेट्स से मैं यहां पर आता हूं, तो S2 से जो वेव आएगी और S1 से जो वेव आएगी, ये दोनों जब वेव्स यहां पे मिलेंगी तो जितना पाथ डिफरेंस इस केस में होगा उतना इस केस में होगा, बिकॉज दोनों सिमेट्रिक है इन दोनों के अबाउट। चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप उस तरफ जाओ, पाथ डिफरेंस इस पूरे सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क इनफैक्ट उस पर सेम रहेगा। तो आपके पास कोई हाइपरबोला नहीं बनने वाला है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाली है, कोई पैराबोला नहीं बनने वाला है। दीज विल बी सिंपल सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर्ड एट पॉइंट O। फिर क्वेश्चन आता है कि O पे क्या होगा? O के लिए क्या आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बता सकते हो कि क्या करना चाहिए? कि आप ये करके देखो या वो करके देखो, ये चीज आपको बतानी है कि अगर ये S1 है, ये S2 है, वो पॉइंट O है, तो O पॉइंट पे हमारे पास कितना पाथ डिफरेंस, मतलब कैसे हम लोग बताएंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो उसका जो सिंपल तरीका वो ये रहता है कि आप चेक कर लो कि हमारे पास O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है। एट O जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो D के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आप S1O माइनस S2O करोगे तो वो D आ जाएगा, और D की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल d 0.6003 mm लिखा हुआ है, 0.6003 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 6.003 इंटू, या फिर माइक्रोमीटर में ले लेगा 600.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूं कितने लैम्डा का मल्टीपल है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को n लैम्डा रखूं तो हमारे पास n आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, तो आ जाएगा 6003 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय लैम्डा कुछ दिया बताओ, कहा गया 600 नैनोमीटर, 610⁻⁻9, 610⁻�9। तो यह आ जाएगा अपने पास 10⁻⁻7, ये सब कट जाएगा तो बचा क्या 6003 डिवाइड बाय 6, तो आ जाएगा 100.565 ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो वेवलेंथ का मतलब कितना नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो है 1000 प्लस हाफ। तो जो पाथ डिफरेंस है वो बेसिकली 1000 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 के बराबर है, और अगर ये 1000 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 है, दैट मींस यहां पर मिनिमम बनेगा, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के अगर फैक्टर में आ रहा है तो यहां पर हमारे पास मिनिमा बनेगा, और ओ पॉइंट पर मिनिमा, इसने कहा है रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ विल बी डार्क, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वहां पर मिनिमा बन रहा है। तो दिस थिंग इंडिकेट्स कि देयर इज अ मिनिमा, मिनिमा एट, ठीक है, सिंपल। आपको बस चेक करना है पार्ट डिफरेंस जो आया है। अब आप ऐसे भी देख सकते थे कि हमारे पास वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है और पाथ डिफरेंस 600.3 है, तो अगर आप उसमें से 600 के कितने फैक्टर आ रहे हैं वो चेक करोगे तो 1000 प्लस 1/2 फैक्टर आ रहे हैं। तो दैट मींस 1000 लैम्डा के बाद हाफ लैम्डा और एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा और हमारे पास मिनिमम मिलेगा 0 पे। ठीक है, तो एडवांस का क्वेश्चन है, 16 में आया था, सिंपल क्वेश्चन है।
वेव ऑप्टिक्स में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास 15 में आया था, 16 में आया हुआ है। 17 क्वेश्चन भी आप देखोगे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं 2-3 क्वेश्चन ही लाया हूं दिखाने के लिए कि आपको ऐसा कि वेव ऑप्टिक्स इज नॉट समथिंग जो कि बहुत ही टफ होता है। अगर आपने बेसिक इंटरफेरेंस पढ़ा है, वाईडीएससी समझा है और जनरल क्वेश्चन उसके किए हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें आपको आती है, तो एडवांस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आती है, बेसिक चीजें नहीं आती तो बेटा वो तो देखो पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन बेसिक आता और ये नहीं आता तो अब भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, ये सारे क्वेश्चन एक बार ढंग से कर लो, सॉल्व कर लो, समझ लो कि मैं क्या समझा रहा हूं, कौन से पॉइंट क्या याद रखने हैं। इतना भी कर लोगे तो एडवांस में क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। Two coherent monochromatic point source S1 and S2 of wavelength lambda is equals to 600 nanometer are placed symmetrically on either side of the center of the circle as shown। ठीक है, सिंपल सा सर्कल है, S1 S2 रखा हुआ है, डी डिस्टेंस दिया हुआ है, लैम्डा 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। The sources are separated by a distance 1.8 mm, जो इनके बीच का डिस्टेंस है 1.8 mm के बराबर है। This arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spot on the circumference of the circle. The angular separation between the two consecutive bright spot is delta theta. Which of the following options are correct? तो हमें options देखने पड़ेंगे। डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट P2, जो राइट साइड में है उसमें क्या डार्क स्पॉट होगा, चेक करना पड़ेगा अपने को। Angular separation between the two consecutive bright spot decreases as we move from P1 to P2 along the first quadrant। P1 से P2 जब हम जा रहे हैं तो जो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट है वो कम हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, चेक कर लेते हैं। The total number of fringes produced between P1 and P2 in the first quadrant is close to 3000, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमारे पास एक सर्कुलर स्क्रीन है लाइक दिस, डायमीटर के अलोंग दो सोर्सेज रखे गए हैं, सिमेट्रिकली रखे गए हैं वो भी, तो मैं दो सोर्सेज यहां पे और यहां पे बना लेता हूं। ये हो गया S1 और ये हो गया S2। ठीक है, पहले इधर बात करते हैं। डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट P2। P2 की बात करें, P2 यहां पर है हमारे पास, दिस इज P2। P2 पे अगर आप पार्ट डिफरेंस देखना चाहो तो S1 से एक वेव जाएगी, S2 से एक वेव जाएगी, दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा, और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल d के बराबर है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो d के बराबर हो जाएगा। तो एट P2 जो हमारे पास डेल्टा एक्स हो जाएगा वो d के बराबर हो जाएगा, और d की वैल्यू कुछ 600 नैनोमीटर तो लैम्डा है, 1.8 mm है, दिस इज 1.8 mm डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास अगर आप चेक करो कि कितने मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो लैम्डा सॉरी एन की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 600 इंटू 10 पावर माइनस, माइक्रोमीटर था ना, नैनोमीटर, 10 पावर -9। ठीक है, तो 2 3 3 6 तो आ जाएगा 18/6 इंटू 10 टू द पावर 3, तो आ जाएगा 3000। तो n की वैल्यू 3000 होने का मतलब है कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो 3000 लैम्डा के बराबर है, और क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है देयर शुड बी ब्राइट स्पॉट, तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट होगा P2 पर, तो डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, एट P2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा वो चेक करने के लिए ध्यान से देखो। यहां पर मुझे पता कि जो ऑर्डर है वो 3000 लैम्डा है, दिस हियर इट इज 3000 लैम्डा। अगर आप P1 पे बात करो, जो S1 जाएगा और जो S2 से वेव जाएगी, दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, एकदम सिमेट्रिक है। तो यहां पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 लैम्डा के बराबर होगा। तो ये
तो ये 0 लैम्डा से 300 लैम्डा तक हमें 3000 लैम्डा तक हमें जाना है। तो 0 से 3000 लैम्डा अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली इसके बाद फिर से वापस कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी 0 लैम्डा होगा। तो P2 पर मैक्सिमम जो होगा वो जो भी इसने बोला है कि विल हैव मैक्सिमम फ्रिंज, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम 3000 फ्रिंज होगा। तो बिल्कुल सही बात है, पी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Next is the total number of fringes produces between P1 and P2 in the first quadrant is close to 3000। बिल्कुल सही बात है, वो 3000 के बराबर है, ये भी सही है। लास्ट आ रहा है कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 अलोंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार P1 से P2 चल के देखें क्या होगा कि एक बार इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये हटा दे रहा हूं एंड ये भी हटा देते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है कि किसी भी जनरल एंगल थीटा पे अगर आप पार्ट डिफरेंस चाहोगे, ये और ये जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तो आप इसमें पार्ट डिफरेंस निकालोगे तो पार्ट डिफरेंस कैसे आएगा, अगर रेडियस बहुत बड़ा है तो S1 से ये पॉइंट अगर आप P ले लो तो S1 से P और S2 से P जो हमारे पास वेव्स जाएंगी वो लगभग लगभग पैरेलल हो जाएंगी, गिविंग अस कि जो पार्ट डिफरेंस बचेगा वो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा S1 से लेकर, लेट्स से पॉइंट हमारे पास A ले लेते हैं, S1 से A तक का जो डिस्टेंस होगा ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। इफ दिस इज लैम्डा दिस विल बी अप्रोक्सीमेट, सॉरी अगर ये थीटा है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास d cos थीटा के बराबर। तो जो डेल्टा x की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू d cos ऑफ थीटा, पाथ डिफरेंस हमारे पास d cos थीटा के बराबर आ गया। और मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा हमारे पास डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है, तो हमारे पास d cos थीटा हमारे पास n लैम्डा के बराबर आ गया। अब हमें जो चीज चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, क्वेश्चन में देखो इसने बोला है कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट मतलब समझ रहे हो एन लैम्डा और n+1 लैम्डा के बीच में जो डिफरेंस होगा डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 अलोंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जैसे जैसे हम लोग P1 से P2 जा रहे हैं, P1 से P2 जाने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 90 से हम 0 ले लें। एक काम करें, क्योंकि इसने P1 से P2 जाने को बोला है, P1 से P2, अब देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, इसने हमें जाने को बोला है फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू मैं इस प्रकार लेना चाहूंगा कि हम लोग P1 से P2 जाए, तो मैं इसको हटा देता हूं, सॉरी इस एंगल को हटा देता हूं एक बार, ये एंगल हट जाएगा, ये एंगल हट जाएगा, और मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो है पार्ट डिफरेंस थीटा जो मैं ले रहा हूं वर्टिकल से ले रहा हूं, ताकि थीटा 0 P1 पे है और थीटा 90 डिग्री P2 पे, तो मैं P1 से P2 जाऊंगा जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 जाएगी। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, पहले ये थीटा था, अब ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो जो पहले मैंने d cos थीटा लिखा और ये d sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा d sin थीटा। और अगर ये d sin थीटा हो गया तो हमारे पास यहां पर डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी d sin थीटा, और ये आ जाएगा n लैम्डा इज इक्वल टू d sin ऑफ थीटा। ठीक है, सिंपल सा बात। अब हमें ये चेक करना है कि भैया अगर हम लोग n से मान लो n+1 पे जाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे जाओगे तो हमारे पास जो एंगुलर सेपरेशन आप समझ रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगुलर सेपरेशन का मतलब है मान लो यहां पर पहला है और यहां पर दूसरा है, इनके बीच का एंगल मान लो यहां पर 400वां है और यहां पर 401 है,
इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है, ये एंगुलर सेपरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो हमें बताना है। तो बढ़ेगा या कम होगा वो अगर मुझे बताना है तो सिंपल सी चीज है, चेक कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि वेरिएशंस हो रही हैं तो जैसे जैसे एन चेंज होगा वैसे वैसे थीटा चेंज होगा। आपको दिख रहा होगा थीटा की वैल्यू 0 पर एन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर एन की वैल्यू 3000 आ जाएगी। तो दिस इज लाइक साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन बाई 3000। अब आपको एंगुलर सेपरेशन चाहिए तो आप डिफरेंशिएट कर दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एन बाई 3000। ठीक है, अभी आपके पास आ रहा है तो डी थीटा बाई डी एन इज इक्वल्स टू 1 बाय 3000 कॉस थीटा। अब बताओ थीटा बढ़ेगा तो दैट मींस डी थीटा बाई डी एन। अब थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा तो फैक्टर बढ़ेगा, तो डी थीटा बाई डी एन बढ़ेगा। डी थीटा बाई डी एन बढ़ने का मतलब है अगर वेरिएशन इन एन को सेम रखोगे तो डी थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैंने डी थीटा बाई डी एन निकाला है। डी थीटा बाई डी एन क्या कहता है? डी एन इज चेंज इन एन विच इज कौन से नंबर के फ्रिंज है। अगर आप चेंज इन फ्रिंज 1 रखते हो तो डी थीटा की वैल्यू किस प्रकार वेरी कर रही है थीटा के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। कीपिंग डीएन कांस्टेंट, अगर आप थीटा बढ़ा रहे हो तो डी थीटा बढ़ रहा है, यानी कि सेपरेशन बढ़ रहा है। और सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस इज रॉन्ग, क्योंकि वो बढ़ रहा है। समझ रहे हो? चेंज चाहिए था अपने को, चेंज मिल गया यहां पर। ठीक, तो थीटा और एन में रिलेशन निकाला, डिफरेंशिएट किया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, एन का डिफरेंशिएशन डी एन हो जाएगा। डी थीटा बाई डी एन रिप्रेजेंट्स कि जो एंगल सेपरेशन है वो एन के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है और वो थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे कॉस थीटा कम होगा। डिनोमिनेटर कम होने का मतलब है ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो डी थीटा बाई डी एन बढ़ रहा है। थीटा बढ़ाने से डी थीटा बाई डी एन बढ़ने का मतलब वही हो गया कि अगर आप चेंज इन एन 1 रखते हो, है ना, जैसे 0 से 1 गए वो एक चेंज इन एन हो गया, 1 से 2 गए वो चेंज इन एन हो गया, 2 से 3 गए, तो डीएन को हम 1 क्वांटिटी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि टोटल एन की वैल्यू 3000 है, तो 3000 के सामने 1 बहुत छोटी वैल्यू है। अब अगर डीएन को आप 1 रखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि थीटा बढ़ाने से डी थीटा जो सेपरेशन इन एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारे पास फैक्टर जो आया था यहां पर ये गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 विल बी आवर आंसर। ठीक, तो इस टाइप से भैया क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इन सब क्वेश्चंस की, बिना उसके काम नहीं चलता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैंने आपको पीवाईक्यूज दिखाए कैसे कैसे से आए हुए हैं। टफ नहीं है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। कुछ सिंपल पार्ट डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि एडवांस में बहुत ज्यादा देखो टिपिकल चीजें तो नहीं आई हुई हैं, है ना। ऐसा कहो कि बहुत ही टफ चीजें हैं, ऐसा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स से टफ है, बट डिपेंड्स कि आपको कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में। बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है। तो हम लोग कुछ अटपटे टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ थोड़े इजी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज्योमेट्री का भी थोड़ा ध्यान रहे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इनफैक्ट ये तो क्वेश्चन आप खुद रीड करके अगर करोगे तो ज्यादा बेटर है, खुद को पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन सेज कि रेडियो वेव्स कमिंग वर्टिकली एट एन एंगल अल्फा are received by radar after reflection from a nearby water surface and directly. What should be the height of antenna from the water surface so that it records a maximum intensity? मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मतलब पार्ट डिफरेंस को एन लैम्डा रखना है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का ही है, इसमें और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी है सो दैट जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम हो, यानी कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो। उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और जहां तक कैलकुलेशन की बात है, देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि नीचे जल है लाइक दिस, एंड ये मान लो एंटीना का रिसीवर है। थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा।
ये मान लो एंटीना का रिसीवर है, ये हाइट h है। जो लाइट की वेव्स गिर रही हैं वो कुछ इस प्रकार से गिर रही हैं। ठीक, और ये हमारे पास वर्टिकल से एंगल अल्फा है। ये हाइट h दी है, हमें पार्ट डिफरेंस की बात करनी है और उसको हमें n लैम्डा रखना है। तो आई विल सजेस्ट एक बार ट्राई करो, डायग्राम बना के देखो कि डायग्राम से आप लोग पार्ट डिफरेंस निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, ऑब्वियसली जरूरी है। तो पार्ट डिफरेंस कौन सा डिस्टेंस होगा पहले तो वो आपको शो करना पड़ेगा। तो पार्ट डिफरेंस में शो कर देता हूं कि अगर आप यहां से एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस परपेंडिकुलर से आपको क्या दिखेगा कि भैया जब ये लाइट रेस पैरेलल आ रही थी यहां तक तो साथ में आई है, उसके बाद ये वाली रे पहले यहां गई है, टकराई है, फिर यहां आई है। दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो जो लाइट है, जो नीचे वाली लाइट है, उसने जो एक्स्ट्रा पाथ चला है वो नीचे वाला पाथ चला, तो वो हमें मेजरली फाइंड करना है। ये एंगल अल्फा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंगल अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा होगा। अब बात करते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। हमें पार्ट डिफरेंस से हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए। ये जो लेंथ होगी वो मैं इस ट्रायंगल का यूज करके निकाल लूंगा। अगर ये बेस है इसका, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास h बाय कॉस अल्फा, h बाय कॉस ऑफ अल्फा, सीधा सीधा। और मतलब वही कॉस अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेस बाय कॉस अल्फा। ठीक है, अब मुझे ये वाली भी हाइट चाहिए, ये वाली लेंथ यहां तक। ठीक है, ये जो होगा उसके लिए मुझे इस ट्रायंगल का यूज करना है। अब हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये टोटल एंगल 2 अल्फा के बराबर है, तो इस हाइपोटेन्यूज का cos 2 अल्फा वाला फैक्टर जो होगा वो ये हाइट आ जाएगा। तो h बाय कॉस अल्फा का cos ऑफ 2 अल्फा वाला जो फैक्टर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस इज c, तो जो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी bc प्लस में ca। बट एक चीज और है छोटी सी, कि C पर जो है वाटर से रिफ्लेक्शन हो रही है। वाटर से रिफ्लेक्शन होने का मतलब है लाइट खुद रेयर मीडियम में थी, ये किसी डेंसर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 ऐड हो जाएगा इस सी पॉइंट पे। तो आप लिखोगे प्लस में लैम्डा बाय 2 प्लस में सी ए। जब भी किसी डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से आ रही है, रेयर मीडियम में जा रही है और वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो हमारे पास एक लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा आता है। बहुत जरूरी है, लेयर्स मिरर में भी ये चीज होती है, उसका क्वेश्चन में लाया हूं, ये चीजों को ध्यान रखना है। बीसी इज इक्वल बीसी प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आप इसको देखोगे, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू बीसी इज एच बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, h बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा, प्लस में सी ए इज h बाय कॉस अल्फा प्लस में लैम्डा बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास पार्ट डिफरेंस। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। h बाय कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस में लैम्डा बाय 2। कॉस 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 1 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आ जाएगा 2 h कॉस अल्फा प्लस में लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ना आपको मैक्सिमा चाहिए था, आप डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे, एन लैम्डा के बराबर लिखोगे। और इसने जो कहा था वो क्या कहा था कि हाइट ऑफ द एंटीना फ्रॉम द वाटर सरफेस सो दैट इट रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को एन लैम्डा लिखोगे, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h कॉस अल्फा प्लस में लैम्डा बाय 2, इधर आएगा ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2h कॉस ऑफ अल्फा, और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 कॉस अल्फा। h की वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1
लैम्डा डिवाइड बाय 4 कॉस अल्फा, लैम्डा डिवाइड बाय 4 कॉस ऑफ अल्फा, ये एच आ गया 2n-1 लैम्डा डिवाइड बाय 4 कॉस अल्फा। इसमें अगर आप देखोगे कि n की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और होगा, 2 रखोगे कुछ और होगा, 3 रखोगे कुछ और होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको h की वैल्यू किस टाइप से चाहिए, आप n की वैल्यूज रखो, यू विल गेट योर आंसर। तो अपने पास इसमें कुछ स्पेसिफिकली अगर बोला है नहीं बोला, मैं चेक कर लेता हूं दोबारा। What should be the height of antenna from the water surface so that records maximum intensity? तो देखो अब डिपेंडिंग अपॉन n को 1 रखोगे तो आ जाएगा लैम्डा बाय 4 कॉस अल्फा, 2 रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 कॉस अल्फा, 5 लैम्डा बाय 4 कॉस अल्फा। तो इस तरीके से डिफरेंट हाइट पर हमारे पास h की वैल्यू के लिए, मतलब डिफरेंट हाइट, मतलब डिफरेंट n के लिए डिफरेंट h की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यू गेट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये क्वेश्चन सिमिलर है थोड़ा सा जो हमने पहले किया था, पर आपको इससे मतलब इसमें ज्योमेट्री और वो जो मैंने आपको पहले बताया है पूरा एक्सप्लेन किया है वही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो पाथ डिफरेंस वाले क्वेश्चन है उसमें पानी आना, स्लिट लगा देना, इस टाइप की चीजें ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, या फिर कुछ अतरंगी सा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन जैसे हैं। अतरंगी कहने का मतलब है शेप, जो जिनकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे ये है, इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, शेप अलग है थोड़ी, इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, शेप अलग है थोड़ी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। जैसे इसमें भी इंटरफेरेंस हो रहा है, शेप थोड़ी अलग सी है। इसमें जैसे ये भी, चलो ये तो हम करेंगे अभी, इसमें भी इंटरफेरेंस ही हो रहा है, इसमें स्लैब डाल रखी है, तो या तो शेप डिफरेंट वाले या फिर ये स्लैब डालना, और इस सब चीज के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ के पहली बात तो समझ आना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो एडवांस के लिए यही है। दूसरी चीज देखो रीड करके क्या बोल रहा है, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं पढ़ता हूं। टू ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑफ थिकनेस T1 and T2 and refractive index nu1 and nu2 are placed in front of slits in YDSC setup as shown in figure D. Shown in figure. Sorry. If D is the distance of the screen from the slit, then find the then find the then find the distance of zero order maxima from the center of the screen. What is the condition that the zero order maxima is formed at the center O? ठीक है, अब क्या होगा, S2 से एक वेव जाएगी, S1 से एक वेव जाएगी। ये क्वेश्चन इजियर साइड में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो मेन चीज दिखाना चाहता था वो ये है। जैसे मान लो P पॉइंट पे हम बात करें, एक S1 से वेव जा रही है, एक S2 से वेव जा रही है। आई जस्ट वांटेड टू नो, मतलब कि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप पाथ डिफरेंस निकालने वाले हो, आप लिखोगे S2P माइनस S1P। बट S2P लिखते टाइम एक जो प्रॉब्लम है वो है ये ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब, अब एयर है पानी नहीं है, तो जब ग्लास स्लैब आ गई है तो आप जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आएगा, न्यू2 माइनस 1 इंटू टी प्लस में न्यू2 माइनस 1 इंटू टी विच इज T2। ये एक्स्ट्रा ऐड करोगे एंड दिस इज द टोटल लेंथ जो कि लाइट S2 से S2 से P तक चल रही है इफेक्टिवली। दिस इज नॉट द ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, दिस इज द ऑप्टिकल डिस्टेंस। ऑप्टिकल डिस्टेंस S2 से P तक का इतना होगा, माइनस S1 से P माइनस, अब S1P डिस्टेंस तो ऐसे हो जाएगा, और इस स्लैब की वजह से हमारे पास आ जाएगा न्यू1 माइनस 1 इंटू T1। तो जो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा S2P माइनस S1P प्लस में न्यू2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस न्यू1 माइनस 1 इंटू T1। ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स। और S2P माइनस S1P, जो ये डिस्टेंस है S2P माइनस S1P, ये बेसिक YDSC में आप लोग फाइंड करते हो। अब ना ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। S2P इज द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, S1P इज द लेंथ ऑफ द लाइन, और इनका पार्ट डिफरेंस जो आता है उसको निकालने के लिए आप ये करते हो, डी साइन थीटा निकालते हो, साइन थीटा को y नॉट बाई डी रखते हो। तो हमारे पास ये आ जाएगा y स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D प्लस में न्यू2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस न्यू1 माइनस 1 इंटू T1।
अब ये पार्ट डिफरेंस इन जनरल आ गया। अब इसने कहा है कि देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के लिए क्या करोगे? जीरो ऑर्डर मैक्सिमा में क्या होता है, हमारे पास जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जीरो ऑर्डर ये तो होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर में डेल्टा एक्स लैम्डा होता है, सेकंड ऑर्डर में 2 लैम्डा होता है, फिफ्थ ऑर्डर में 5 लैम्डा होता है, जीरो ऑर्डर में जीरो होता है, जीरो लैम्डा। तो ये वैल्यू को आप जीरो कर दोगे तो आ जाएगा वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी प्लस न्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस न्यू वन माइनस वन इंटू टी वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी न्यू वन माइनस वन इंटू टी वन माइनस न्यू टू माइनस वन इंटू टी टू टाइम्स कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये आपके पास वो y की वैल्यू आ गई जहां पर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होगा। और फिर इसने एक छोटी चीज बोल रही है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट सेंटर। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा सेंटर पे बनने के लिए आपके बड़े सिंपल सी चीज है, ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमा का डिस्टेंस है सेंटर से, ये फैक्टर अगर जीरो हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा। सो द कंडीशन फॉर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा टू बी एट C इज y की वैल्यू अब जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा न्यू वन माइनस वन इंटू टी वन शुड बी इक्वल टू न्यू टू माइनस वन इंटू टी टू। दिस विल बी द कंडीशन जिस पे हमारे पास जीरो ऑर्डर मैक्सिमा जो है वो C पॉइंट सेंटर पे बनेगा, ये वाला C पॉइंट। अच्छा O है, O पॉइंट लिख देता हूं, ये O पर बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई? तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पार्ट डिफरेंस कैसे लिखा है। ऑल द सिंपल साइड का क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं है, ये बस आपको ये समझाने के लिए था या फिर बताने के लिए था। अगर किसी को नहीं पता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बेसिक्स में आता है। अगर आपको ये बेसिक्स वाली चीज नहीं आती होगी तो बाद में बहुत ज्यादा वैसी परेशानी होगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ये वाले फैक्टर दोबारा लिख के देख लो। ये अलग अलग बताने का रीजन ही मेरा भी यही है, ये चीजें काम आ सकती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नाउ ये क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा जैसे अभी हमने किया था उसी टाइप का है, हल्का सा चेंज है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको खुद से ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। एक बार खुद से देखो इसे। लॉर्ड्स मिरर आई होप आप लोगों ने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया भी दे दूंगा आप लोगों को। एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन लिखो, जो इसने बोला है उसको समझो, फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो वही पॉज करके सॉल्व करना। बाकी मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर देता हूं एक बार। इन लॉर्ड्स मिरर एक्सपेरिमेंट a light wave emitted directly by the source capital S narrow slit, मतलब जो सोर्स है वो एक स्लिट है, interferes with the wave reflected from a mirror M। तो हमारे पास जो सोर्स है उससे एक डायरेक्ट लाइट वेव जाती है, एक लाइट वेव मिरर से टकरा के जाती है। इस कंडीशन में इसने कहा है एज ए रिजल्ट इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन SC। The source and the mirror are separated by a distance 100 सेंटीमीटर। सोर्स और मिरर है वो 100 सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से। At a certain position of the source, the fringe width on the screen was equal to delta x 0.25 मिलीमीटर। तो जिसको हम बीटा बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, वो 0.25 mm के बराबर है। And after the source was moved away from the mirror, source was moved away from the mirror plane delta h by 0.60 mm, the fringe width decreases by 0.15 times. Find the wavelength of light। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि पहले ऐसे था, इस सिचुएशन में जो फ्रिंज विड्थ थी वो इतनी थी, हमने सोर्स को मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, सोर्स को थोड़ा सा ऊपर ले गए बाय डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एच, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो गई बाय 1.5 टाइम्स, डिक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हमें लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक, आई होप
आप लोग अभी पॉज करके एक बार ट्राई कर चुके हो। क्वेश्चन समझते हैं, पहले लियोर्ड्स मिरर का बेसिक समझा देता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने कितना किया है। लियोर्ड्स मिरर इज मोर लाइक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वाटर वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें सैटेलाइट पे ये था ना, टावर पे जिसमें गिर रही थी, थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, और थोड़ा वाईडीएससी वाला फैक्टर इंक्लूड होता है। वाईडीएससी में अपने पास दो सोर्स होते हैं, उन दो सोर्स से स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होता है। लियोर्ड्स मिरर में क्या होता है कि हमारे पास जो हमें एक सोर्स से दो सोर्स बनाने होते हैं, लेट्स से सोर्स S1 है, हमने एक मिरर लिया लाइक दिस और एक स्क्रीन ली, लेट्स से यहां पर ऐसे ले लेते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन होगी। क्या होता है ना कि एक लाइट डायरेक्ट जाती है, एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है। अब ये दोनों लाइटें एक ही सोर्स से आ रही हैं, बट अलग अलग पाथ चल के आ रही हैं, तो हमारे पास वहां पर जब मिलेंगी तो देयर विल बी सम पाथ डिफरेंस, और वो पाथ डिफरेंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो इसका अगर आप आइडिया लो कि यहां पे हो क्या रहा है, आइडिया इज लाइक दिस कि ये जो S1 है, इस मिरर पे अगर ये डिस्टेंस आप, जैसे इसने बोला ना कि जो हमारे पास सेपरेट बाय डिस्टेंस L, सोर्स एंड द मिरर, सोर्स और मिरर 100 सेंटीमीटर पे है, L लेंथ है, तो L ले लेते हैं। उतने ही डिस्टेंस नीचे हमारे पास इधर इसकी इमेज बनती है, लेट्स से S2। तो जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि वो S2 से आ रही हो। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक ही लाइट रे ऐसी होगी जो डायरेक्ट S2 से आके इस पॉइंट पे मिलेगी। थोड़ा सहारा ले लेते हैं हम इन उपकरणों का, है ना। तो यहां से लाइट रे आई, टकराई और इस तरीके से यहां जाती है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो L और L डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास D के बराबर होता है, तो हमारे पास D की वैल्यू आती है 2L। कैपिटल D आपके पास सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस रहता है, कैपिटल D, और वो दिया होता जो भी दिया हुआ है। इसमें कुछ दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, जरूरत नहीं होगी क्योंकि शायद लैम्डा निकालना है। अब क्या होगा कि जो फ्रिंज विड्थ होगी, ये पूरा सेटअप अब एज इट इज काम करेगा जैसे हमारे पास होता है वाईडीएससी, दो सोर्सेज है, एक स्क्रीन है, एक्सेप्ट एक चीज, जब आप इस केस में पार्ट डिफरेंस निकालते हो डेल्टा एक्स, तो आप लिखते हो पार्ट डिफरेंस इज S2P माइनस S1P। अगर ये पॉइंट P है, S2P माइनस S1P, S2P लिखते टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो चीज हो रही है ना, वो हो रही है हवा में लाइट है, टकरा किससे रही है, ग्लास से। रेयरर मीडियम में लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस रेयरर मीडियम में जब जाएगी, इस केस में एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस हमारे पास आता है। तो जब आप डेल्टा एक्स लिख रहे होगे, जिसमें आप पहले S2P माइनस S1P लिखोगे, तो S2P में आपको एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 ऐड करना पड़ेगा और फिर माइनस S1P करोगे, तो यहां से आ जाएगा S2P माइनस S1P प्लस में लैम्डा बाय 2, और S2P माइनस S1P YDSC में हम लोग निकाल चुके हैं। S2P माइनस S1P इज Y स्मॉल d बाय कैपिटल D, और यहां पर Y होता है यहां से डिस्टेंस, तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है इस केस में Y स्मॉल d बाय कैपिटल D प्लस में लैम्डा बाय 2 आती है। पर ये हमसे नहीं पूछा, ये मैं आपको आइडिया दे रहा था। लियोर्ड्स मिरर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है। लियोर्ड्स मिरर ये होता है, एक मिरर है जो कि एक सोर्स की एक इमेज बनाता है और ये दोनों मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। नाउ जहां तक क्वेश्चन की बात है, उन्होंने कहा फ्रिंज विड्थ हमारे पास जो लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है, इस केस में भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बीटा की वैल्यू जो लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d है, इसने बोला है पहले वो इतनी थी, फिर जब हमने सोर्स को इतना मूव किया तो 1.5 टाइम्स कम हो गई। तो देखो, पहले बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d थी, स्मॉल d की वैल्यू हमारे पास 2L के बराबर है। फिर जब हमने इसको चेंज किया ना, L को L प्लस डेल्टा एच किया, तो ये L प्लस डेल्टा एच हुआ, नीचे L प्लस डेल्टा एच हुआ, तो ये L प्लस डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा
लैम्डा कैपिटल डी वही रहेगा लेकिन 2 टाइम्स एल प्लस डेल्टा एच हो जाएगा। ऊपर एल प्लस डेल्टा एच, नीचे एल प्लस डेल्टा एच, 2 टाइम्स हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो आपके पास आ जाएगा इसको अगर मैं ईटा ईटा से डिवाइड कर दूं, ये दे देगा मुझे 2 ईटा एल इज इक्वल्स टू 2 एल प्लस में 2 डेल्टा एच। तो 2 काट देते हैं और हमारे पास यहां से फैक्टर क्या निकालेगा हमारे पास, इसने एल दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एक सेकंड रुकना। L is 100 सेंटीमीटर, डेल्टा H 0.6 है, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज बाय 1, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हमें लैम्डा, एक सेकंड रुको, L दिया हुआ है, D दिया हुआ है, बस कैपिटल D नहीं है। एक सेकंड, सारे फैक्टर तो इसने दिए नहीं हुए हैं। लेंथ हमारे पास सोर्स एंड द मिरर D है, सर्टेन पोजीशन सोर्स एंड द फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन वाज इक्वल टू डेल्टा x, फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है, स्मॉल d 2l के बराबर हो गया। सोर्स वॉज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर 0.6 mm, तो ये 0.6 mm से मूव किया हमने, तो ये आ गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा ईटा माइनस 1 टाइम्स एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। इसमें तो सारी वैल्यूज अपने पास है नहीं। फ्रिंज विड्थ डिग्री, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हमें कैपिटल डी चाहिए। आफ्टर द सोर्स वॉज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर plane by delta h 0.6 mm, the fringe width decreased by, find the wavelength of the light। ओके, तो दोबारा चेक कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती है, और स्मॉल डी हमारे पास इस केस में, जैसे इसने कहा, मिरर से उसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास इतना है, एल के बराबर है। 100 सेंटीमीटर तो नहीं होना चाहिए, ये शायद कैपिटल डी है। ओके, तो ये सोर्स एंड द मिरर नहीं होगा, ये स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से हम शायद मिस्टेक हुई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास x के बराबर है, ये हमारे पास l के बराबर है, d की वैल्यू हम l ले लेते हैं, ये हम a ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 2a हो जाएगा। अब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, ये a है, तो लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, बीटा की वैल्यू 1 बाय ईटा टाइम्स हो गई 2 लैम्डा एल बाय स्मॉल डी, हमारे पास 2a हो जाएगा। बीटा की वैल्यू 1 बाय ईटा टाइम्स हो गई, जब हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, 2 की जगह a की जगह a प्लस डेल्टा एच हो जाएगा। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ईटा टाइम्स 2a इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस डेल्टा एच। तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा h ओवर ईटा माइनस 1, और a आ जाएगा, ठीक है, पर इसको इसी टर्म में रखते हैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। a आने के बाद हमें, क्योंकि फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो बस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बीटा d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। बीटा स्मॉल d हमारे पास 2a के बराबर है, कैपिटल D हमारे पास l के बराबर है, और बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 0.25 mm, तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाली है डेल्टा एच अपॉन ईटा माइनस 1। तो डेल्टा एच की वैल्यू भी हमें दी हुई थी, हमने जो मूव किया था 0.6 mm से किया था, तो 0.6 10 माइनस 3
एल हमें 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर दिया हुआ है, और ईटा -1, ईटा की वैल्यू हमें दिया था 1.5 माइनस 1.5 विच इज 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। तो 25/100 इंटू 2, तो ये तो 1 आ जाएगा पूरा का पूरा, तो आ जाएगा 6 इंटू 3, 3, 6 और 1 7, तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 या फिर 600 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, जैसा भी है। सोर्स नहीं, कहां गया एल की वैल्यू जो थी ना, सोर्स एंड द स्क्रीन होगी। ठीक है, तभी तभी क्योंकि सारी वैल्यूज अदरवाइज दी हुई है, अपने पास क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास बीटा में चेंज हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे पास ये ऐसे नहीं करना कि 2a प्लस डेल्टा एच करना है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस डेल्टा एच करना है, बिकॉज अगर ये a प्लस डेल्टा एच होगा तो नीचे a भी a प्लस डेल्टा एच हो जाएगा। अब इसमें अगर वो मिरर को मूव कराता है तो क्या होगा वो भी आपको समझना है। अगर वो मिरर को डेल्टा एच से नीचे कर लेके जाता, ये एक छोटी सी वेरिएशन है इसी क्वेश्चन की, इसमें तो नहीं है लेकिन मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं। इसने कहा है कि आफ्टर द सोर्स वाज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, हमने सिर्फ सोर्स को मूव किया, सोर्स को ऊपर मूव किया जितना उतना इमेज नीचे मूव होगी, तो डेल्टा एच 2 डेल्टा एच बढ़ गया। लेकिन अगर हम मिरर को मूव कराते हैं तो उस केस में क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, जस्ट ट्राई कर लेते हैं। इफ मिरर इज मूव्ड अवे फ्रॉम सोर्स बाय डेल्टा एच, तो उस केस में हमारे पास ये सोर्स है। एक काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट और इमेज लेके चल लेते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मिरर है, और ये हमारे पास इमेज है। ये डिस्टेंस a था, ये डिस्टेंस a था। अब क्या हुआ, हम लोग इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे। ये क्या हुआ कि ये हमने मूव किया कुछ नीचे, अब ये हो गया a प्लस डेल्टा एच। तो अब जो हमारे पास इमेज बनेगी वो यहां से a प्लस डेल्टा एच बनेगी। तो पहले जो 2a था, अब ये 2a प्लस डेल्टा एच, 2 इंटू ए प्लस डेल्टा एच हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग मिरर को भी मूव कराते हैं तो इसमें क्या रहा, ऑब्जेक्ट ऊपर गया था डेल्टा एच से, इमेज नीचे आ गया डेल्टा एच से। इस केस में क्या हो रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ इमेज जो है वो 2 डेल्टा एच से मूव कर गई, लेकिन स्टिल इन दैट केस जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो a प्लस डेल्टा एच इंटू 2 ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस a प्लस डेल्टा एच इंटू 2 है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कराता है या मिरर मूव कराता है, ये चीजें आप लोगों को वेलोसिटी इन केस ऑफ प्लेन मिरर में जो इमेज की वेलोसिटी होती है, ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो अगर याद दिलाना चाहता था कि ये चीजें यहां पर यूज की जा सकती हैं। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एंड क्वेश्चन क्या है, इट सेज a plane light wave with wavelength lambda 0.7 micrometer falls normally on the base of a biprism made of glass, n की वैल्यू दिया 1.520 with refracting angle 5 degree. Behind the biprism figure there is a plane parallel plate with the space between them filled up with benzene, n dash दिया 1.5. Find the width of fringe on the screen placed behind the system. Okay, हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो ऑल वी नीड इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रीड करो, इसने क्या बोला है और ये क्या जानना चाह रहा है आपसे, ये सारी चीजें आपको सोचनी है एंड फिर इसका आंसर बताना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, हिंट दूं नहीं, आप लोग पहले खुद से सोचो। क्वेश्चन सिंपल सा है, डुएबल भी है और इजीली डुएबल है, बस सोचने वाला फैक्टर आपको खुद से करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, जैसे कुछ फिल कर दिया, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, और वो चीज आपको याद आ जाती है इस टाइम पे, तो आप लोग बहुत ही आराम से ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है,
एक बार क्वेश्चन में दोबारा रीड कर रहा हूं। ए प्लेन लाइट वेव with wavelength 0.7 micrometer falls normally on the base of a biprism, normally fall कर रही है biprism made of glass n is equals to 1.520 with refracting angle 5 degree behind the biprism. There is a plain parallel plate with space between them filled with benzene. तो जो बीच का जगह है वो बेंजीन से फिल कर दी गई है। Find the width of a fringe on the screen SC placed behind this system. ठीक है क्या होगा इसमें देखो आपको वो चीज याद है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने दो लेंस लिए और उनके बीच का जो स्पेस है वो वाटर से फिल कर दिया। तो इस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी होती थी, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम लोग एक लेंस ऐसे मान लेते हैं, एक लेंस ऐसे मान लेते हैं, और एक हम लोग लेंस मान लेते हैं जो कि वाटर का बना हुआ है और वो ऐसे मान लेते हैं। यही टाइप की सेम चीज इसमें अप्लाई होगी। और यहां पर हो क्या रहा है, मैं काम कर रहा हूं इसको ना ऐसे दो पार्ट में बांट दे रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को इमेजिन कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को इमेजिन करो। हमारे पास एक प्रिज्म इस तरीके से रखा हुआ है, दूसरा हमने प्रिज्म इस तरीके से बना दिया। तो बेसिकली दो प्रिज्म रखे हुए हैं और क्योंकि एक ही स्लैंट लाइन है तो दोनों का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, प्रिज्म एंगल होगा, वो सेम होगा। तो इफ दिस इज ए, दिस विल बी ए। ठीक है, ऐसे कुछ है। ये अगर एंगल थीटा है तो जहां पर ये दोनों मिलेंगी, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा। नीचे की अगर मैं बात करूं तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा। अब क्या होता है ना, ऐसे उल्टे अगर मिरर रखे होते हैं, आपने न्यूटन्स प्रिज्म पढ़ा होगा कि एक से अगर डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हो रही है दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि एक अगर पॉजिटिव डेविएट करेगा दूसरा नेगेटिव डेविएशन करेगा। और डेविएशन हमारे पास होती है न्यू माइनस वन इंटू ए। थिन प्रिज्म में डेविएशन न्यू माइनस वन इंटू ए होती है। तो अगर आप इसमें एन रिफ्रैक्ट एन ही दियो ना, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डैश है, इसकी डेविएशन और इसकी डेविएशन मिला के नेट डेविएशन निकालो और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हिंट दे दिया, बढ़िया सा हिंट है, क्योंकि इसके बाद तो आप लोग खुद कर लेना चाहिए। एक बार जो इन्फॉर्मेशन दी है दोबारा वीडियो पॉज करके एक बार और ट्राई करो, देखो कि क्या आप कर पा रहे हो। करो करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया देने के लिए बना लिया है। यहां पर मान लो हमारे पास सोर्स है। क्या होता है कि अगर इसका एंगल ए है तो इसका एंगल भी ए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर लाइक एन एंड एन डैश। ए ही दिया ना, ये कुछ और एंगल दिया है। इसने थीटा लिया, हम ए ले लेते हैं, हम अपने हिसाब से चल लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अगर इससे डेविएशन क्लॉकवाइज है, इससे एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो जो नेट डेविएशन होगी, नेट डेविएशन विल बी रिटन एज डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू ए। इससे क्लॉकवाइज हुई, इससे एंटी क्लॉकवाइज होगी तो माइनस एन डैश माइनस वन इंटू ए। अब आप दोनों में से ए कॉमन लोगे तो एन माइनस एन डैश इंटू ए आ जाएगा। सो दिस इज द नेट डेविएशन। इस नेट डेविएशन से होता क्या है कि अगर आपके पास लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही है तो यहां पर कुछ डेविएशन हुई, यहां पर कुछ डेविएशन हुई, और ओवरऑल जो डेविएशन हुई वो कैसे हुई वो हमें चेक करना होता है। तो मैं ये सब चीजें हटा के एक ही लाइट रे बना रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए कि जो लाइट रे जा रही थी वो जो डेविएट हुई है वो हमारे पास डेल्टा नेट से डेविएट हुई है। तो इसकी जो इमेज बनेगी
यहां पर I1 दैट विल बी इक्वल टू, इफ दिस इज A, ये अगर नेट डेल्टा नेट के बराबर है तो ये d/2 की वैल्यू जो हो जाएगी, d/2 अगर कंफ्यूज करता है तो मैं इसको x ले लेता हूं, जो x की वैल्यू हो जाएगी A टाइम्स डेल्टा नेट हो जाएगी, और d जो कि बेसिकली ये ऐसे है और ये ऐसे है, और इस प्रकार दूसरी इमेज I2 बन रही है, ये भी डिस्टेंस x ही रहेगा। दोनों इमेज का जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो 2x के बराबर है, तो हमारे पास d की वैल्यू 2x हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2a इंटू नेट डेविएशन, और ये आ जाएगा 2a इंटू n माइनस n डैश टाइम्स a। ये हमारे पास दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ही एक वेरिएशन है, सिंपल सी वेरिएशन है, कोई टफ वेरिएशन भी नहीं है, बस नेट डेविएशन दोनों के निकालनी है जब प्रिज्म को सीधा उल्टा रखा हुआ है। x की वैल्यू अगर a डेल्टा नेट के बराबर है, d हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ जो कैपिटल D होगा वो कितना होगा। अगर हमारी स्क्रीन यहां पर है विच इज एट अ डिस्टेंस b, तो कैपिटल D हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि सोर्स यहां है, स्क्रीन वहां है, टोटल डिस्टेंस a प्लस b हो जाएगा, तो कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी। और इसने जो कि पूछा था फ्रिंज विड्थ ऑफ द फ्रिंज, तो बीटा होता है हमारे पास लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, लैम्डा इंटू कैपिटल डी की वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, 2a इंटू एन माइनस एन डैश अपॉन कैपिटल है, 2a n माइनस एन डैश इंटू कैपिटल है, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इसने a और b तो दिए ही नहीं हुए, इसने वैल्यूज दी हुई है, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन इसने a और b नहीं दिए हुए। तो a और b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट रे का मतलब है a इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहां पर ऊपर भी एक a है, नीचे भी एक a है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा बाय 2 n माइनस एन डैश इंटू a 1 प्लस b बाय a, तो मैंने a से डिवाइड कर दिया, यहां पे 1 हो गया, 1 बाई b बाय a हो गया। अब अगर a is tending to infinity that gives us b by a is tending to 0, तो हमारे पास 1 प्लस b बाय a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू जो पाथ फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी थी वो आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 इंटू एन माइनस एन डैश टाइम्स a को इन्होंने थीटा बोला है तो थीटा, लैम्डा दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन डैश दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, आपके पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको सोचनी है, जैसे ये वाली चीज जो ये मैंने बताई, और ये इन्वर्टेड वाली चीज की नेट डेविएशन कितनी होती है, न्यू माइनस 1 इंटू, थिन प्रिज्म के केस में ही रहता है, तो ये सब चीजें सोचते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था। एंड वेव ऑप्टिक्स में जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और लेकर आया हूं, जो कि आपको खुद से करने हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं वो दो क्वेश्चन कौन से हैं, रे ऑप्टिक्स के हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स ऑब्वियसली थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और वैरायटी जरूरी होती है, तो आपके पास दो क्वेश्चन और लेकर आया हूं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को पढ़ना, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, या फिर जो 10th की एक तो लेंस फॉर्मूला हो गया, और दूसरा 10th की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करना है, सिमिलर ट्रायंगल करना, उन सब चीजों से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको खुद सोचना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला पार्ट इतना टफ नहीं है जितना ये समझना कि पूछ क्या रहा है, मतलब वो जो चीज ये बोल रहा है वो कैसे बनेगी, कहां बनेगी, ये चीज सोचने वाला काम मैं आपको, एक काम करता हूं, मैं आइडिया देता हूं, फिर आप लोग कर लेना। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर इज अ होल in the middle of small thin circular converging lens of focal length f is equals to 4 centimeter. The diameter of the hole is half of the diameter of the lens. There is a point like light source 9 centimeter away from a wall बोला है, where should the lens be placed in order to get a single circular illuminated spot on the wall which also has a sharp edge.
नाउ अगर आप लोग खुद से बस इतना समझ जाओ व्हाट डज दिस मीन कि सिंगुलर इल्यूमिनेटेड स्पॉट ऑन द वॉल कैसे बनेगा, तो आपका काम हो जाएगा मोस्टली। वो बस आपको निकालना है मेजरली, और कुछ नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है कि सॉल्व कैसे होगा वो समझ लेते हैं। मैं आपको डायग्राम से हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आपको ही करना रहेगा। गोज लाइक दिस कि हमारे पास एक, पहले तो एक्सेस ही बना लेते हैं, ठीक। इस पे एक सोर्स है यहां पर, यस, एक वॉल है यहां पर लाइक दिस, ठीक है। हमें बस इतना करना है कि इस वॉल पर बीच में कहीं लेंस रखना है, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस जो दिया है ना सोर्स और उसका दिया, ए लाइट सोर्स अवे फ्रॉम द वॉल, तो जो ये डिस्टेंस है दिस इज ए। तो हमें बीच में कहीं लेंस रखना है जिस जो कि सेंटर में होल हो। सेंटर में होल होने का मतलब है अगर आप लेंस इस प्रकार रख रहे हो लाइक दिस, सेंटर में इसके होल है, सच दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ लेंस। मतलब ये हमारे पास लेंस है, ये डिस्टेंस अगर आर है और ये डिस्टेंस हमारे पास 2 टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ लेंथ और रेडियस ऑफ होल, ये होल इसका हाफ है या फिर लेंस का रेडियस जो है वो इसका डबल है। अब क्या हो रहा है, इसने कहा है कि जो वॉल है इस पे एक ऐसी लाइट रे बने कि ये सिंगल सर्कुलर, इसमें बोला सर्कुलर इल्यूमिनेटेड स्पॉट, एक सिंगल स्पॉट बने, सर्कुलर स्पॉट बने और वो चमक रहा हो। तो उसके लिए क्या जरूरी क्या है, कैसे बनेगा, वो आपको समझने के लिए बस इतना समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो इल्यूमिनेटेड स्पॉट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि मान लो सोर्स से एक लाइट गई इस प्रकार, यहां से जाएगी तो बिना टच के जा रही है ना, और दूसरा जब लाइट सोर्स यहां से जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार जाए कि ये इस पे टच करे और इमेज यहां पर बन जाए। सेम थिंग यहां पर कि इस प्रकार जाए लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, इतना तो जुगाड़ चलेगा ना। तो लाइट रेज जब इस प्रकार जाएंगी तो ऊपर और नीचे से आने वाली लाइट रेज एजेस पे मिलेंगी, और जब ये एजेस पे मिलेंगी तब यहां पर एक इल्यूमिनेटेड स्पॉट बनेगा, और क्योंकि ऊपर और नीचे दिखाया है वॉल पे इस तरीके से सर्कुलर सा स्पॉट बन जाएगा, और हमें यही चाहिए। इसके बाद देखो आपको पता है ये डिस्टेंस u होगा, ये डिस्टेंस v होगा, टोटल डिस्टेंस a के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मान लो ये डिस्टेंस h के बराबर ले लो, तो आपको ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, एक ये और एक ये, दो ट्रायंगल ये सिमिलर करने हैं, दूसरा इस तरफ से एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करोगे तो दो इक्वेशन यहां से आएंगी, मतलब एक इक्वेशन यहां से आएगी, इक्वेशन वहां से आएगी, और उन दोनों को सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू आपको पता है यू एफ ओवर यू माइनस एफ होती है, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली u की वैल्यू निकालनी है ताकि आपको पता चले सोर्स से कितनी दूरी पर लेंस रखना है। इल्यूमिनेटेड स्पॉट कैसा बनेगा ये मैंने समझा दिया है, कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया, कैलकुलेशन आपकी रहेगी, सिंपल सा काम है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन जो कि हमने लगभग सॉल्व भी कर रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद सॉल्व करना है। दीज टू विल बी योर होमवर्क, इनको अच्छे से सॉल्व करो, देखो कि कैसे कर रहे हैं, क्या क्या है, डायग्राम बना के देखो, करके देखो, ये सारा का सारा काम आपका रहेगा। एंड होपफुली इसके बाद आप लोग ऑप्टिक्स के क्वेश्चन एडवांस में कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और खुद से ट्राई किए होंगे क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो बेटा, अब तो बस ये मान लो आ ही गया है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बड़े से पढ़ाई करते रहो।